ठगी। 72 साल के वीरेंद्र कपूर के साथ ठगी हुई है और इस ठगी के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि देश की नामी गिरामी बीमा कंपनी SBI लाइफ इंश्योरेंस है। 2007 में वीरेंद्र कपूर को 50,000 रुपए की पॉलिसी बेची गई। तब बताया गया कि इंश्योरेंस के साथ अच्छे रिटर्न मिलेंगे। 2012 में जब पॉलिसी समाप्त हुई तो हाथ में आए 278 रुपए। अच्छे रिटर्न तो दूर, इस सीनियर सिटीजन के पूरे पैसे लूट लिए गए। CNBC आवाज पिछले 2 साल से वीरेंद्र कपूर की लड़ाई लड़ रही है और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके पैसे वापस दिलाने का फैसला किया है। लेकिन ये केस सिर्फ एक पॉलिसी या एक कंपनी की नहीं है। तकरीबन हर बीमा कंपनी में धड़ल्ले से मिस सेलिंग हो रही है। IRDA के पास भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में शिकायतें हैं, लेकिन बावजूद इसके ठगी पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी MS कामत, इंश्योरेंस एक्टिविस्ट और वकील ध्रुव कुमार, फाइनेंशियल एक्सपर्ट पंकज मठपाल और CNBC आवाज की कंज्यूमर अफेयर्स एडिटर प्रियंका संभव। प्रियंका, पहरेदार के पास जब ये केस आया वीरेंद्र कपूर का और SBI लाइफ से हमने बातें शुरू की, किस तरह का एक पूरा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है तमन्ना, वही अपने आप में साफ बता रहा है कि किस तरह से SBI लाइफ ने इस केस में मनमानी की थी। जब भी हम इस तरह की कंप्लेंट कंपनी के पास भेजते हैं तो कंपनी का रवैया होता है कि अब समय बीत गया है, मैच्योरिटी के अमाउंट वो लेने वाले हैं, उन्हें जो भी दिक्कत थी वो फ्री लुक पीरियड में इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपनी ये बात कह के अपने आप को स्टोन वॉल कर लेती है और यही हमें वीरेंद्र कपूर के मामले में भी ऐसा ही रवैया कंपनी का झेलना पड़ा था। लेकिन वीरेंद्र जी हारे नहीं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और उनकी अपील पर अब जो फैसला आया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला, आंख खोलने वाला है कंपनियों के लिए, लेकिन कंज्यूमर के हक का फैसला और यही होना चाहिए था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि क्या जादू किया है SBI लाइफ ने कि 50,000 की रकम 248 रुपए पर पहुंच गई है। ये कैसे हो सकता है किसी के साथ? ये इंसाफी है? इसका कॉग्निजेंस लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि वीरेंद्र कपूर जी को ये पूरी रकम 50,000 रुपए लौटाए जाएंगे, साथ में लिटिगेशन चार्जेस 10,000 रुपए भी उन्हें मिलेंगे। और एक और बहुत कड़ी बात जो इस फैसले में आई है कि IRDA को कहा है कि वो SBI लाइफ के सभी प्रोडक्ट्स की जांच करे। साफ तौर पर कंज्यूमर के लिए राहत की खबर है और कहीं ना कहीं SBI लाइफ जैसी तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक सीख जरूर है कि कंज्यूमर की हक की इस तरह अनदेखी बिल्कुल ना करें। लेकिन ध्रुव कुमार जी, और ध्रुव कुमार ने ये केस लड़ा था वीरेंद्र कपूर के लिए। ध्रुव, उन्हें 50,000 रुपए वापस मिलेंगे अगर कंपनी चैलेंज नहीं करती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को, लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि उनके 5 साल बीत गए हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई है, जो उनको मिल सकता था रिटर्न किसी और प्रोडक्ट से वो नहीं मिली है, साथ में एंग्विश, स्ट्रेस, क्या उनको और नहीं मिलना चाहिए था कॉम्पेंसेशन? हाँ, मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि कोर्ट शायद ब्याज के मामले में चूक हो गई है और उन्हें ब्याज भी देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का फैसला है कि 10,000 रुपये इनको और मुकदमे का खर्चा दिया जाए और 50,000 रुपये इनको दिलाया जाए। मैं समझता हूँ कि बात 50,000 की नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ठगी हो रही थी और जिसमें सबसे बड़ा महाठगी की बात है वो IRDA है। ये जो IRDA ने जो काम किया है, ये इंश्योरेंस कंपनियां नहीं गड़बड़ कर रही हैं, वो तो जो कर रही हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन मेन काम जो वॉचडॉग का था, जो एक रेगुलेटर को काम करना चाहिए था, जब रेगुलेटर ने उनसे हाथ मिला लिए और इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया रेगुलेटर, ये सारा कांड इसीलिए जो है 50,000 रुपये के 248 रुपये रह गए। क्योंकि अगर रेगुलेटर ने काम अपना ड्यूटी निभाई होती, IRDA हाई कोर्ट के फैसले में साफ साफ कहा गया है कि IRDA हैज कम्प्लीटली फेल्ड टू डिस्चार्ज द रेगुलेटरी ड्यूटीज, तो इस स्टैट्यूटरी ड्यूटी को निभाने में बिल्कुल असफल रहे हैं। ये बात हाईकोर्ट के फैसले में एकदम साफ लिखी हुई तो है। आप कह रहे हैं कि रेगुलेटर की जिम्मेदारी है, कंपनियां तो कोशिश करेंगी कि वो ठगी करें। यहाँ हम आपको बता दें कि SBI लाइफ से हमने बार बार कोशिश की है कि हम बात करें इस पर, उनका ऑफिशियल रिस्पांस ले, हमें ये मिला नहीं, लेकिन सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि SBI लाइफ इस फैसले को ऊंची अदालत में चैलेंज कर सकती है। डॉक्टर कामत, आप काम करते हैं IRDA के कई पैनल्स पर भी हैं, यहाँ पर ध्रुव कुमार कह रहे हैं कि IRDA की गलती है, कंपनी तो कोशिश ही करे कि वो ज्यादा प्रॉफिट करे, रेगुलेटर ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी को पास ही क्यों होने देता है? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट के नाते मैं समझता हूं कि
IRDA के इसके ऊपर कोई ना कोई काबू रखना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि IRDA के पास लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड टाइम है, और पॉलिसी की निटिग्रिटी के हर चीज़ के लिए IRDA देखती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनियां हैं, इनको ही ये पॉलिसी बनाते वक्त सोच समझकर ऐसे पॉलिसी बनानी चाहिए। नहीं, उन्होंने सोचा और समझा ही है। नहीं, 50,000 रुपए खा गए, ये सोची समझी बात है। नहीं, अगर ये आप जो कह रहे हैं कि 50,000 खाए हुए हैं, तो उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्याय भी दिया हुआ है और साफ कहा है कि ये गलत किया है। मैं ये सोचता हूँ कि नॉट ओनली 50,000, उसके ऊपर और 10 या 12% पर ईयर इंटरेस्ट भी लगाना चाहिए था, ताकि कम से कम एक बैंक रेट भी आज 8-9% से मिलता है आदमी को, उतना तो मिलना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर मोहल्ले में, हर गली में एक पुलिसमैन हो सकता है? अभी IRDA के पास, क्योंकि मैं उनके पैनल में हूं, मैं जानता हूं, और आई रिप्रेजेंट कंज्यूमर मूवमेंट देयर, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास इतने कंप्लेंट्स आते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसे पॉलिसीज शुड दे बी अलाउड एट ऑल, कि ये होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वो पहली बात। मुझे लगता है कि IRDA की उतनी फॉल्ट नहीं है जितनी ये कंपनियों की है। ये कंपनियां जितने धांधली और हेरा फेरी करते हैं, जैसे पंकज मटपल साहब मुझसे कह रहे थे कि चार्जेस बहुत रहते हैं, बहुत हेवी चार्जेस रहते हैं। मैं समझता हूँ, ही इज एन एक्सपर्ट, वो बता ही देंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, खास करके इनके जो आप एजेंट्स बोलिए, एडवाइजर्स बोलिए, कंसल्टेंट बोलिए। डॉक्टर कामत, बात ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस सेलिंग इतनी पुरानी प्रॉब्लम है, ये सबको पता है, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन अभी तक क्या दिखा है कि कंपनियां डर जाएं और ऐसे काम नहीं करें? पंकज जी, आप मानते कि IRDA इसमें कह सकता है कि हम बहुत बिजी हैं जी, हम कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करें? तमन्ना, बिल्कुल नहीं। IRDA पूरी तरह रेस्पॉन्सिबल है। अगर आप बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी की जवाबदारी है, फिर रेगुलेटर क्यों है, क्यों इस तरह की पॉलिसी अप्रूव की जाती है? ये सिर्फ आज क्योंकि रिट फाइल हुई SBI के अगेंस्ट में तो हम बोल रहे हैं कि SBI ने धोखाधड़ी की, बट ये सिर्फ SBI तक लिमिटेड नहीं है। सारी इंश्योरेंस कंपनी में जो भी इस तरह की पॉलिसीज हैं, वहाँ पर जो चार्जेस होते हैं, क्या उन पर कैप लगाना IRDA का काम नहीं है? पहले हम बात करते थे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज की, क्योंकि बहुत हाई होता था, फर्स्ट ईयर में 25%, यहाँ तक कि कुछ पॉलिसी ऐसी भी अप्रूव हुई है जहाँ पर फर्स्ट ईयर में 60% चार्जेस। कैन यू बिलीव? अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से 60,000 रुपीज़ आपके सिर्फ प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के नाम पे ले ली जाते हैं, उसमें से क्योंकि 40% कमीशन एजेंट को मिलता था। जब ये बात पब्लिक को पता चल गई कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज ज़्यादा हैं, लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, प्रीमियम एलोकेशन कम कर दिया, लेकिन पॉलिसी एडमिन चार्जेस के नाम पर एक बड़ी रकम काटनी स्टार्ट कर दी। बट घूम फिर कर आप अगर प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस एंड मोर्टेलिटी चार्जेस, जिसके लिए इंश्योरेंस बना हुआ है, वो सब चार्जेस की बात करते हैं, तो आपके 10-12% हर साल का पैसा कट जाता है जो रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज हैं। तो अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म भी करता है और आपका पैसा इक्विटी में भी है, अगर अंडरलाइंग एसेट डेट है तो आप भूल जाइए। अगर इक्विटी भी है और मार्केट परफॉर्म करता है तो कितना उम्मीद करेंगे? 10-12%। अगर 10-12% आपको रिटर्न मिलता है और उसमें से 10-12% ही इंश्योरेंस कंपनी अपने लिए ले रही है, तो फिर पॉलिसी होल्डर को कैसे रिटर्न मिल सकते हैं? यहाँ पर आपका पैसा भी अगर वापस मिलता है तो बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पर प्रियंका, हर बार क्योंकि आपके पास इतने सारे कंप्लेंट्स आते हैं सेलिंग को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, हर बार ये नसीहत दी जाती है कि कंज्यूमर आप आंखें खोलकर देखो पॉलिसी में क्या लिखा है, लेकिन कहाँ पर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि आपको जो रिटर्न की हम बात करें वो मिलना एक बहुत बड़ा लकी जैकपॉट होगा, क्योंकि इतने चार्जेस हैं और कुछ भी हो सकता है। ये कहां पर लिखा होता है? जैसे कि वीरेंद्र कपूर जी के केस में था कि अगर उन 5 सालों में आपकी मृत्यु हो गई तो ही आपको 3,12,000 रुपए का सम एश्योर्ड मिलेगा, नहीं तो बैड लक, सब चार्जेस कटकर 278 रुपए हाथ में, 248 रुपए। ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, ये होते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, भविष्य के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये ट्रैप कर रहे हैं कंज्यूमर को। ये लुभावनी बातें कहते हैं कि आपको बोनस मिलेगा जी, आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा, लेकिन कोई आपको ये नहीं समझाता है कि आपको किस स्थिति में ये रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। कंज्यूमर आंख खोल के देख रहा है। और मैं अभी, हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे थे, रेगुलेटर के रोल को यहां मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहूंगी। मैं अग्री करती हूँ कंज्यूमर
एक्टिविस्ट डॉक्टर कामत कह रहे हैं कि हर गली में पुलिस नहीं मौजूद हो सकती है और देख सकती है हर कंपनी की, लेकिन प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन किए जा सकते हैं जो कंज्यूमर को समझ में आए। सारी बातें इतनी टेक्निकल शब्दों में की जाती है कि कंज्यूमर को समझ में नहीं आता है। कहा जाता है बीमा आगरा की विषय वस्तु है। आप किसी भी टीवी एड में सुनिए या न्यूज़पेपर के एड में देखिए, वो इतने फाइन प्रिंट्स में लिखे हैं कि कंज्यूमर उसे पढ़ पाएगा। क्या इस बात को आप अपने एड्स में स्ट्रेस करते हैं कि आप पर ये थोपा नहीं जा सकता, लेकिन तब भी थोपा जा रहा है क्योंकि जो बातें जिनसे कंज्यूमर आगाह हो सकता है कि वो ये ना खरीदे, वो चीजें इतनी माइन्यूटली बताई जाती है जैसे वो ऐसी चीजें जिसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं, और कंज्यूमर लगातार फंसता जा रहा है क्योंकि इतने टेक्निकल होते हैं ये प्रोडक्ट कि उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या खरीद रहे हैं। एक एजेंट कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा ख्याल रख रहा हूं, और बस कंज्यूमर को लगता है ठीक है, वो इतने मीठी बातें करेगा कि आप अपने पैसे गवा बैठते हैं। क्या ध्रुव, इसमें आपने देखा है कि जो बुजुर्ग कंज्यूमर्स होते हैं वो ज्यादा इसमें फंसाए जाते हैं, बीमा को लेकर या पेंशन प्लान्स को लेकर उन्हें ज्यादा चिंता भी होती है और वो विश्वास भी कर लेते हैं? देखिए, ऐसा है, विश्वास का जहाँ तक सवाल है, हर कंपनी जो माल बेचने आती है वो ये कहती है साहब मेरी पॉलिसी IRDA से अप्रूव्ड है, मेरे 100 करोड़ रुपए वहाँ जमा है जी, और इस IRDA के भरोसे पर लोग पॉलिसी खरीद लेते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि डॉक्टर R कन्नन जो मेंबर एक्चुअली थे, जिनके हाथ में 5 साल तक के हिंदुस्तान की सारी पॉलिसी वही अप्रूव करते थे, और वो सज्जन 7.5 लाख रुपए के गबन में पकड़े गए। वो 2 टिकट बनाते थे, एक टिकट बनाते थे यहाँ से लेते थे IRDA से, एक लेते थे एक्चुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया से। तो जब ऐसे भ्रष्ट लोग जो है मेंबर हो, और वही व्यक्ति पहले SBI लाइफ में काम करते थे, तो जो व्यक्ति SBI लाइफ में काम करता था वो बाद में जब IRDA में आ गए तो वो उनका हित देख रहे थे, और उनका एक मकान जो है, मेरी नॉलेज में आया है कि उनका एक मकान SBI लाइफ ने ले रखा बहुत महंगे किराए पर। तो जब इस तरीके से भ्रष्टाचार हो IRDA के अंदर में, और IRDA बाद में जैसे कि कामत साहब कह रहे थे कि पुलिस हर मोहल्ले में नहीं हो सकती, एकदम गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि IRDA पॉलिसी अप्रूव करती है, वहां पर सारे हिंदुस्तान के एक्सपर्ट होते हैं और एक बार वो पॉलिसी को अप्रूव कर सकते हैं। मिस सेलिंग सुनिए, मिस सेलिंग कोई एजेंट नहीं करता है, मिस सेलिंग करवाई जाती है और वो IRDA और कंपनियां मिलकर करवाती हैं। डॉक्टर कामत, साफ खुले शब्दों में जब मुझे इस सब में मैं मूल तत्वों के बारे में सोचना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी से कहा जाता है कि ब्लैंकेट बैन कर दीजिए। नहीं, आप एक काम कीजिए, इंश्योरेंस ओनली एज ए रिस्क बेचा कीजिए कि इफ यू डाई आपके एयर्स को इतने मिलेंगे, आपको अगर एक्सीडेंट होगा तो इतने पैसे मिलेंगे। अगर हमारा मैसेज IRDA की तरफ जा रहा है तो ये एक सजेशन आ रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आप दोनों को बांट दे, क्लीन एक प्रोडक्ट बेचे कि आपको पता है कि अगर मृत्यु हो जाएगी तभी पैसे मिलेंगे, और किसी चीज की उम्मीद ना करें। इस पर और चर्चा जारी रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लौटेंगे जल्दी। चर्चा चल रही है कि कैसे रुकेगी बीमा कंपनियों की धांधली, कौन यहां पर स्टैंड लेगा, और केसेस इतने सारे आए हैं CNBC आवाज के सामने और सबके सामने। यहां पंकज जी, आप बता रहे थे कि कैसे ये सिर्फ एक SBI लाइफ इंश्योरेंस का केस नहीं है, लगभग हर कंपनी में ऐसी एक प्रोडक्ट कम से कम होगी जहां पर इतने भारी चार्जेस। और ये क्या चार्जेस हैं? देखिए, ये एक पॉलिसी नहीं, सभी पॉलिसीज में चार्जेस होते हैं। अगर ट्रेडिशनल प्लान है वहां पर आपको चार्जेस डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, और जो यूलिप होते हैं वहां पर चार्जेस डिस्क्लोज किए जाते हैं, बट चार्जेस हर जगह पे होते हैं और चार्जेस काफी हाई होते हैं। उसकी वजह ये है, लॉजिक होगा चार्जेस का। देखिए, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिन चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, मोर्टेलिटी चार्जेस, फंड स्विचिंग चार्जेस, आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस, देयर आर सो मेनी चार्जेस इन द पॉलिसी। अभी चार्जेस क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट को बहुत अच्छा कमीशन देना होता है। अगर आप बोलते हैं बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, ये आग्रह की विषय वस्तु नहीं रह गई है, ये चिपकाने वाली वस्तु हो गई है कि आपको 20% कमाना है, इसके लिए किसी को भी बकरा बनाना है, उसको पॉलिसी बेचनी है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लालच दिया जाता है। एजेंट को पता है कि मैंने अगर एक पॉलिसी बेच दी 20 साल, मुझे तो अभी उसको पॉलिसी होल्डर को क्या मिलेगा मुझे मालूम नहीं, बट मेरी प्लानिंग तो हो गई, मुझे तो कमीशन मिलता रहेगा। इसके लिए जब तक इस कमीशन पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, इतने अच्छे कमीशन नहीं दिए जाएंगे, तब तक आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको रिटर्न, आप कितना भी अच्छा मार्केट परफॉर्म करेगा, 10-12% मिलेगा भी, उसमें से आपके चार्जेस कट जाएंगे, तो कैसे पॉलिसी होल्डर को पैसा मिलेगा? इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी थी, यहाँ पर हर साल के उतने चार्जेस नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी एक तो इस बीच में मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा था, और ऊपर से आपने उनको 64 ईयर्स
प्लस में, मतलब क्योंकि 65 ईयर्स तक ही मैक्सिमम टाइम था, बट क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यू हुई, उस एज में प्रीमियम, उस एज में मोर्टेलिटी चार्जेस ज्यादा होंगे, और इसके लिए पूरा पैसा एक तो मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, और आपके जो कैपिटल था उसमें से चार्जेस को लेकर मोर्टेलिटी चार्जेस हायर थे, उसके लिए वो सारा पैसा आपका कैपिटल भी इरोड हो गया। लेकिन ये केस आज नया नहीं है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि और लोगों ने भी पॉलिसीज लिए होंगे। इसलिए ध्रुव कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है और जो फैसला सुनाया गया है, क्या एक तरह से ये मिसाल बन सकता है दूसरे पॉलिसी होल्डर्स के लिए? अगर उन्हें कल लगे कि उनके साथ गड़बड़ी हुई हो तो वो कोर्ट में जाके इस केस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आईआरडीए के समय एक मौका अच्छा आया है कि वो अपने आप को सुधार लें, क्योंकि सारा के, मैंने जैसा कि बताया कि सारा की खेल जो है वो आईआरडीए का है। अगर आईआरडीए जो है एक जरा सी, मैं आपको बताऊं कि कई इंश्योरेंस कंपनियों ने पैम्पलेट छापे और उसमें कहा कि अगर आप 2 लाख रुपये 3 साल तक देंगे तो आपको 20 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, जाने कितना कितना पैसा मिलेगा। आईआरडीए के सामने वो पैम्पलेट गए, और बाय द वे उसमें मिस्टर विजयन जो है एलआईसी के चेयरमैन थे, उन्होंने खुद जो है आईआरडीए को भेजा कि साहब इस तरीके से हम अगर छापते हैं तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और जब प्राइवेट कंपनी छापती है तो आप कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे बजाज एलियांज का और आईसीआईसी प्रूडेंशियल के पैम्पलेट भेजे गए, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड भेजे गए, और इसके बाद में आईआरडीए ने वहां से पैम्पलेट गायब करवा दिए। अब मिस्टर विजयन खुद वहां पे चेयरमैन हैं, उनको सारी कहानी मालूम है कि किस तरीके से आईआरडीए में चीटिंग हो रही थी, वहां के लोग जो है किस तरह से उनको घूस मिलती है, किस तरह से वहां पर जो है पॉलिसी होल्डर के हित को अनदेखा किया जाता है, ये आईआरडीए को सब मालूम है। लेकिन जब तक आईआरडीए पोस्ट ऑफिस बना रहेगा, किसी भी समस्या का समाधान नहीं होना है। तो आईआरडीए की जिम्मेदारी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब 4 करोड़ का क्लेम था इंडस्ट्रीज का, मैडम एक सेकंड, जब 4 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रीज का क्लेम था तो आईआरडीए ने कहा कि हमको पावर है, आप 4 करोड़ रुपए 12% ब्याज के साथ वापस कीजिए। और जब गरीबों का क्लेम आता है तो कहते हैं हमको कोई पावर नहीं है, आप कोर्ट जाइए। तो सवाल इस बात का है, जब करोड़पति का क्लेम आता है तब तो आप कहते हैं मुझे पावर है, जब जेपी एक्सपोर्ट का क्लेम आया तो आप कहते हैं मुझे पावर है, आरटी एक्सपोर्ट क्लेम आया तो आप मुझे पावर है, और जब आप गरीब आदमी का क्लेम दिया तो मुझे कोई पावर नहीं है। बिल्कुल, आपका पॉइंट समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक तस्वीर उभर कर आ रही है जहां पर कंपनियां ऐसी स्कीम्स बाजार में बेच रहे हैं जिससे आपको फायदा होना बहुत ही मुश्किल है, और धांधली के पूरे चांसेस है। एक रेगुलेटर है जिसकी सक्षम होने ना होने पर सवाल, और बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो फिर सवाल बचता है कि आम आदमी करे क्या, पॉलिसी ले भी नहीं ले। डॉक्टर कामत, यहाँ जो प्रोग्राम देख रहा है कोई भी दर्शक, वो ये सोच रहा होगा कि मैं अपने सारे पॉलिसी सरेंडर कर लूं और कभी भी कोई पॉलिसी नहीं लूं। क्या इसका जवाब है कि हम इंश्योरेंस अपने लाइफ से काटते, किस तरह की पॉलिसी ले, क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हमारे आम जनता को इंश्योरेंस क्या प्रोडक्ट होता है और उसको कैसा खरीदना चाहिए, इसकी मेरे ख्याल से अच्छे लोगों को भी कंसेप्ट नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो एजेंट बोलता है वो गॉस्पेल ट्रूथ होता है, और इसीलिए एजेंट चुना लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी, अगर आप कंज्यूमर्स को एम्पावर करना चाहते हो, सक्षम बनाना चाहते हो, तो देयर हैज टू बी अवेयरनेस। ये इंश्योरेंस नाम की चीज, आज भी बार बार कहा जाता है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज वेरी पुअर इन दिस कंट्री। नो, बट इज इट फेयर टू पुट द ओनस ऑन द कंज्यूमर? आप कह रहे हैं कंज्यूमर तो इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि पुट द ओनस, स्टार्ट एजुकेटिंग द कंज्यूमर। उस कंज्यूमर को सक्षम बनाइए, उसको कोई ऐसा आधार दीजिए कि अगर मैं एक पॉलिसी खरीद लूं और मुझे उसके बारे में कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए तो ये एजेंसी से हो जाएगा। हमारी कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, हमारे पास भी लोग पॉलिसीज लेके आते हैं, हम उनको अपफ्रंट बोल देते हैं कि भाई ये यूलिप पॉलिसी अगर है और अगर आप रिटायर्ड हो तो इट इज इक्वल टू पोटेशियम साइनाइड। हम सीधे बोल देते हैं उनको प्रियंका, ये वाली एडवाइस कि यूलिप इज इक्वल टू पोटेशियम साइनाइड, तो फिर आपकी जो पॉलिसी वो एक स्टैट्यूटरी वार्निंग के साथ आनी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। और डॉक्टर कामत जो कह रहे हैं कि कंज्यूमर की अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ानी है, तो इसमें कंपनियों की भागीदारी भी होनी चाहिए। तमन्ना, जब तक कंपनियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी, आईआरडीए एक सोल रेगुलेटर की तरह अगर चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है अभी, जैसा कि हमें लग रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता। कंपनियों की जिम्मेदारी तय करना भी उतनी ही जरूरी है। एजेंट क्यों बेच रहा है इस तरह की? क्योंकि उसे कोई खौफ नहीं कि कंपनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर कंज्यूमर को अवेयर बनाना, उसे एजुकेट करना है, तो फिर से
रेगुलेटर का रोल बढ़ जाता है। आप बताइए आईआरडीए क्या कर रहा है कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए? आईआरडीए कुछ नहीं कर रहा है कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं देखती हूँ कि कंज्यूमर अवेयर हो रहा है। उल्टा आईआरडीए के पास जब लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है और फिर उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमने दर्जनों बार कॉल किया, मेल किया रेगुलेटर को, हमें कुछ जवाब नहीं मिला। कंपनियां एक बार प्रोडक्ट बेच देती है, फ्री लुक पीरियड का बहाना बना के वो वापस उस प्रोडक्ट को लेना नहीं चाहती है। मैं एक केस आपको बताना चाहूंगी, HDFC लाइफ का एक केस हमारे पास आया था। 25.5 लाख का रिफंड ब्याज के साथ पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर को मिला, जब आईआरडीए उसकी नहीं सुन रही थी और कंपनी भी उसकी नहीं सुन रही थी। 72 साल के हरीशचंद्र अग्रवाल थे कोलकाता के, उन्हें 25.5 लाख का एक पॉलिसी बेची गई ये कह के कि ये जो है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। तो इस तरह एजेंट्स धड़ल्ले से बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कंपनी उन्हें कुछ नहीं कहने वाली, आईआरडीए पता नहीं कब करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं पता। तो कंपनियों की जिम्मेदारी फिक्स करनी भी उतनी ही जरूरी है। कंपनियां भी धड़ल्ले से आंखें मूंदे हुई हैं, एजेंट कुछ भी अनाप्शन आप जाके कंज्यूमर को बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, पेनल्टी नहीं है, तो पंकज जी फिर कंपनी क्यों बॉदर करेगी? वो तो एजेंट को और यहाँ पर प्राइस देगी कि आप ज्यादा बेच कर आए हैं। तमन्ना देखिए, आज आईआरडीए पॉलिसी होल्डर के हितों की बात नहीं कर रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री एसोसिएशन बन गई है। आज इंडस्ट्री के हितों की बात करती है सिर्फ। अगर आप देखेंगे बहुत सारी पॉलिसी में, पीछे मैंने देखा एक पॉलिसी के ऐड में लिखा हुआ था कि आपको 20 साल के बाद 105% गारंटीड सम एश्योर्ड, मतलब अगर आपने सम एश्योर्ड जो लिया है उसका 105%। आप सुनने में, क्योंकि ये मिसलीडिंग है, लोगों को लगेगा 105%, बट मतलब क्या हुआ कि 5% एक्स्ट्रा। 100% मतलब जितना सम एश्योर्ड है, अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है 10 लाख तो मिलना है, ऊपर से 5% एक्स्ट्रा मिलना है 20 साल के बाद। यानी एक पॉलिसी पढ़ने और समझने के लिए एक फाइनेंस में पीएचडी चाहिए। हाँ, तो क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इस बात को, 105% का मतलब क्या होता है। आम आदमी को लगेगा कि मुझे 105% मतलब बहुत बड़ा रिटर्न मिल रहा है। आपको 20 साल के बाद में आपकी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है, जबकि टोटल प्रीमियम पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड विल बी हायर देन टोटल सम एश्योर्ड, मतलब पूरी 20 साल के अंदर आप पूरे सम एश्योर्ड से ज्यादा प्रीमियम पे कर चुके होंगे। और आपको कितना मिल रहा है? सिर्फ 5% एडिशनल गारंटीड। तो बाकी जो मिलेगा में ये बताइए कि क्या करें। सिर्फ आईआरडी को ये बात आपको पता है, प्रियंका ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया अभी, ये सिंपल सी बात है, आईआरडी को भी समझता है। नहीं, अगर आईआरडी एज अ व्यूअर, एज अ पर्सन अबाउट टू बाय पॉलिसी, आपका कोई देखिए यहाँ तो सिंपल सी बात है, कहेंगे आप? कंज्यूमर को तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई भी पॉलिसी बाय नहीं करनी चाहिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखना चाहिए। इंश्योरेंस का एक ही पर्पज होता है कि अनटाइमली डेथ हो जाए, उस केस में फ्यूचर की इनकम ना रुके, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बनी हुई है, वो बिल्कुल बाय करनी चाहिए। लेकिन कोई भी, चाहे ट्रेडिशनल प्लान हो या यूलिप हो, कभी भी पॉलिसी होल्डर को बाय नहीं करनी चाहिए। बट ये बात हम बहुत साल से बोल रहे हैं, 5-6 साल से योर मनी प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कंज्यूमर को इतना गाइड करना, और वो हमारे देश में जहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत पुअर है, उतना आसान नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आपको रेगुलेटर और कंपनीज को ये जवाबदारी लेनी होगी कि उनको किसी भी तरह से कोई भी ऐसे सेंटेंस यूज करके जहां पर कि आपका पॉलिसी जवाबदेही शायद तभी आएगी जब कंपनी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कोई पेनल्टी होगी, और उसे देखकर दूसरी कंपनियां ऐसी पॉलिसीज बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस खास शो में शामिल होने के लिए। नमस्कार।